हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पायरो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में पैरा वैद्युता भी कहते हैं। इसके अलावा आज हम इस चैप्टर के 7 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर के अंदर से किस टाइप के सवाल आते हैं और हमें ये चैप्टर किस तरह से याद करना है। इसके अलावा 2021 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं आप लोग को लिखवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, पैरा वैद्युता से। पैरा वैद्युता जिसे हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो पायरो के अंदर जो पायर है PYR पायर, तो ये एक पायरो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें पायर का मतलब होता है आग। पायर का मीन्स क्या होता है? आग। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युतता। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? वैद्युतता। ठीक है, तो यहां पर हमें दो मीन्स पता चल गए। पायर का मीन्स भी पता चल गया, इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स पता चल गया। तो पैरा वैद्युता का अर्थ क्या निकला कि आग के द्वारा विद्युत धारा का उत्पन्न करना। यानी पैरा वैद्युता का मतलब क्या होता है कि हम आग के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। अब इसको और दूसरी तरह से समझे तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम गर्म करें या ठंडा कर दे, दोनों ही कंडीशन में वो क्या करते हैं? अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर भी वो अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करेंगे और ठंडा करने पर भी अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें टेम्परेचर को कभी भी स्थिर नहीं रखना है। यानी कांस्टेंट अगर हमने टेम्परेचर रख दिया तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो वोल्टता उत्पन्न हुई है वो कम हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में वहां पर जो भी उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हुई थी वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैरा वैद्युता एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पैरा वैद्युता ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो है पायरो और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। पायर का मतलब आग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युतता हो गया। ठीक है, तो पैरा वैद्युता का अर्थ क्या हो गया? पैरा वैद्युतता का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है, इन्हीं दो अर्थों के आधार पर अगर हम मीन्स निकाले तो क्या निकालेंगे? आग के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना। अर्थ क्या हो जाएगा? आग के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, एक सिंपल भाषा में मीन्स पता चल गया। अब अगर डिटेल से अगर बात करें कि इसका मीन्स क्या होता है, तो हम लिखते हैं अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म या ठंडा करने पर, या तो उन्हें गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी? उसमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होगी। करने पर वे अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में पूछे कि पैरा वैद्युता क्या होती है, तो हमें इतना लिखना है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म या ठंडा करने पर वे अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं, उन्हें पैरा वैद्युता कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे। अब सेकंड बात, होता किस तरह से है कि जब हम किसी क्रिस्टल जालक को ताप देंगे, मैंने कोई क्रिस्टल जालक लिया, उसको मैंने ताप दिया है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसके अंदर जो कुछ परमाणु होते हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी स्थिति में जैसे ही परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ की ध्रुवता बदल जाती है, क्योंकि जब परमाणु अपनी स्थिति बदलेगा, ठीक है, तो परमाणु की स्थिति बदलने से उस पदार्थ की जो ध्रुवता है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जब ध्रुवता चेंज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वहां पर वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि जब क्रिस्टल जालक को
क्रिस्टल जालक को ताप दिया जाता है, जालक को ताप दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके कुछ परमाणु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ परमाणु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जब क्रिस्टल जालक को ताप दिया जाता है तो उसके जो परमाणु होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, उस पदार्थ की ध्रुवता बदल जाएगी, तो इससे पदार्थ की ध्रुवता बदल जाती है, पदार्थ की ध्रुवता बदल जाती है। ठीक है, तो पदार्थ की ध्रुवता बदल गई। ठीक है, अब जैसे ही पदार्थ की ध्रुवता बदल जाएगी उस पूरे क्रिस्टल की ध्रुवता भी बदल जाती है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं और क्रिस्टल की ध्रुवता जब बदल जाती है तो क्या होगी, क्रिस्टल में वोल्टता उत्पन्न होगी। ठीक है, और क्रिस्टल की ध्रुवता भी बदल जाती है। तथा क्रिस्टल में वोल्टता उत्पन्न होती है। तो पूछा जाए क्रिस्टल में वोल्टता किस कारण से उत्पन्न हुई, तो हमने क्रिस्टल को गर्म किया, जैसे ही गर्म किया तो उसके परमाणु की कुछ स्थितियां बदल गई, जिसके कारण उस क्रिस्टल के अंदर ध्रुवता भी बदल जाती, और ध्रुवता के बदल जाने से क्रिस्टल में वोल्टता उत्पन्न होती। ठीक है, अब यदि हम ताप को स्थिर कर दें, अभी मैंने बात कही थी, अगर हम ताप को स्थिर कर देंगे तो वोल्टता घटने लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें वोल्टता बढ़ानी है तो इसके लिए उस पदार्थ के अंदर दो कंडीशन करनी पड़ेगी, या तो पदार्थ का तापमान बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, स्थिर कभी नहीं रखना। ठीक है, तो वोल्टता जैसे ही हम ताप को स्थिर करते हैं वैसे ही वोल्टता भी घटने लगती, और जैसे ही वोल्टता घटेगी जो प्रवाहित धारा है वो भी घट जाएगी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट के रूप में। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जब ताप को स्थिर किया जाता है तो क्रिस्टल की वोल्टता घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, जिससे विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो भी घट जाएगी, और प्रवाहित विद्युत धारा भी घट जाती है, और प्रवाहित धारा भी घट जाती। समझ में आपको बात, सिंपल सा। ठीक है, तो ये कारण रहा कि अगर हम कांस्टेंट करेंगे, ताप को स्थिर कर देंगे तो हमारी वोल्टता घटेगी, और वोल्टता घटने से जो उस पदार्थ के अंदर धारा का प्रवाह हुआ है वो भी घट जाएगा। ठीक है, अब विद्युत धारा में जो कमी आ रही है उसका अगर कारण पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा में कमी तीन कारणों से आ सकती है उसके अंदर। या तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गति करने लग रहे हैं, इसके कारण उसकी धारा में कमी आ गई, या फिर हम कह रहे हैं कि जो आयन थे वो वायु में गमन करने लग गए, यानी वो उस क्रिस्टल से बाहर निकलने लग गए। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या रहेगी कि क्रिस्टल जो पदार्थ है उसके मध्य में जब हम वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं तो उसके द्वारा भी विद्युत धारा का ह्रास होने लगता है। ठीक है, तो विद्युत धारा में कमी आ रही है या विद्युत धारा घट रही है, तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण लिखते हैं फोर्थ पॉइंट करके। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा में कमी निम्न कारणों से आ सकती है, विद्युत धारा में कमी निम्न कारणों से आ सकती है।
कारणों से आ सकती है। और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल में गति करने से। पहला कारण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल में गति करने से। यानी अगर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गति करने लग जाता है तो इसके कारण भी धारा घट जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? आयन जो है वो वायु में गमन करने लग जाए। ठीक है। आयनों का वायु में गमन करने से, अब वायु में गमन करने से यहां पर मीन समझना कि जो क्रिस्टल के अंदर से आए थे वो अलग हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो बात कह रहे हैं। थर्ड बात कि जब हम क्रिस्टल के अंदर वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो उसके द्वारा भी विद्युत धारा का ह्रास होता है। तो क्रिस्टल के मध्य वोल्ट मीटर को जोड़ने से विद्युत धारा का ह्रास होता। तो ये 3 कमियां थी जिसके कारण विद्युत धारा में कमी आएगी। 3 कारण ऐसे हुए जिसके कारण विद्युत धारा में क्या आएगी? कमी आएगी। बात पता चल गई आपको? सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसे कौन कौन से पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं। तो हम कहते हैं पहला है हमारे GAN। पहला कौन सा है? हमारे GAN। GAN को कहते हैं गैलियम नाइट्राइड। इसको कहते हैं गैलियम नाइट्राइड। ठीक है। इसके अलावा एक और पदार्थ है हमारे पास, वो है सीजियम नाइट्रेट। सीजियम नाइट्रेट। ठीक है, तो सीजियम नाइट्रेट भी है। इसके अलावा PVC भी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है। और ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसके अंदर क्या होता है? परावैद्युतता का गुण पाया जाता है, यानी ये परावैद्युतता दर्शाते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है। तो परावैद्युतता का जब भी सवाल आए आप लोगों को 2 बातें याद रखनी कि परावैद्युतता क्या होती है। तो हम कहते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म या ठंडा करने पर उनमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है। वोल्टता कैसी होगी? अस्थायी होगी, स्थायी नहीं होगी। नेक्स्ट बात क्या होती है कि किस तरह से उत्पन्न होती है? तो हम कहते हैं क्रिस्टल के अंदर जब उसे गर्म किया जाता है या ताप दिया जाता है तो कुछ परमाणु अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें ध्रुवता आ जाती है या ध्रुवता बदल जाती है और उसके कारण उसमें वोल्टता उत्पन्न होती है। अब स्थिर करने पर क्या होगी? क्रिस्टल की वोल्टता घट जाएगी और प्रवाहित धारा भी घट जाएगी। उसके कारण भी हमने लिख लिया और उदाहरण भी लिखे। अब हम क्या करते हैं? कुछ अंतर देखते हैं। पहला अंतर जो देखते हैं परावैद्युतता और ताप वैद्युतता के मध्य देखते हैं। ठीक है। आप लोग के बुक में है परावैद्युतता और ताप वैद्युतता के मध्य अंतर। व ताप वैद्युतता जिसे हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यानी परावैद्युतता और ताप वैद्युतता के मध्य अंतर हमें पता करना है। ठीक है। तो अंतर क्या होता है? तो परावैद्युतता की एक विशेषता होती है कि परावैद्युतता के अंदर एक ताप से जब दूसरे ताप की ओर जाया जाता है तो उसमें क्या होता है? संपूर्ण क्रिस्टल ही बदल जाता है। यानी जब एक क्रिस्टल का एक ताप होता है उससे जब दूसरे ताप की ओर जाया जाता है तो जो संपूर्ण क्रिस्टल होता है वो ही चेंज हो जाता है और उसी के कारण अस्थायी वोल्टता भी उत्पन्न होती है। ठीक है। ये बात याद रखना। अब लेकिन ताप वैद्युतता में क्या होता है कि क्रिस्टल जो होता है उसके एक भाग का ताप तो कुछ अलग होता है और दूसरे भाग का ताप कुछ अलग होता है। तो ये ताप का जो अंतर पाया जाता है उसके कारण ये वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ताप वैद्युतता और परावैद्युतता के बारे में, तो परावैद्युतता क्या आती है? परावैद्युतता की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो पदार्थ होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब एक ताप से दूसरे ताप
एक ताप से दूसरे ताप में बदलने पर क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल ही बदल जाता है। एक ताप से दूसरे ताप में संपूर्ण क्रिस्टल ही बदल जाता है, जिससे अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। बात पता चली आपको? ठीक है, तो अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होगी। जबकि हम बात करें अगर ताप वैद्युतता की, तो उसमें तो क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है उसमें एक भाग का तापमान तो कुछ और होता है और दूसरे भाग का तापमान कुछ और होता है। तो हम ये लिखेंगे कि ताप वैद्युतता में क्रिस्टल के एक भाग का तापमान दूसरे भाग के तापमान से अलग होता है। तो क्रिस्टल में एक भाग का तापमान दूसरे भाग से अलग होता है। ठीक है, तो ये ताप का अंतर हो गया। तो इसी तापांतर के कारण क्या होता है, स्थिर वोल्टता उत्पन्न होती है। तो इसी तापांतर के कारण स्थिर वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें तो अस्थायी थी, इसमें स्थिर है, स्थिर बनी हुई रहेगी। ठीक है, वोल्टता। अब अगर पूरे क्रिस्टल का ताप एक समान हो जाए तो क्या होगा, वोल्टता भी इसकी समाप्त हो जाएगी। अगर ये तापांतर समाप्त हो जाए तो इसकी वोल्टता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया पैरा वैद्युतता और ताप वैद्युतता में क्या अंतर है। एक सिंपल सा अंतर था। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, एक अंतर और पढ़ लेते हैं। पीजो वैद्युतता के मध्य अंतर। अब दो वापस आ रहा है दूसरा हमारे पैरा वैद्युतता और पीजो वैद्युतता के मध्य अंतर। ठीक है, अब पैरा वैद्युतता और पीजो वैद्युतता जो है उसके मध्य इंपॉर्टेंट अंतर क्या होगा उसके बारे में जानना। अब उसके लिए हमें एक त्रिभुज का ज्ञान होना पड़ेगा, क्योंकि इस त्रिभुज के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर तीन कोने हैं। एक कोना जो है वो गतिज ऊर्जा को बता रहा है। ठीक है, दूसरा कोना जो है वो वैद्युत ऊर्जा को बता रहा है, और तीसरा जो कोना है वो तापीय ऊर्जा को बता रहा है। ठीक है, तो ये तीन कोने हैं जो अलग अलग ऊर्जा के रूप में दर्शाए जा रहे हैं। तो त्रिभुज के द्वारा क्या किया जाता है कि अगर हमें इनका अंतर समझना है तो त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोना जो है वो क्रिस्टल की ऊर्जा की अवस्था को बताता है। क्या बताता है? क्रिस्टल की अवस्था। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो विद्युत और तापीय ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत और तापीय ऊर्जा जो होती है वो पैरा वैद्युतता के प्रभाव को दिखाती है। इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा किसके प्रभाव को दिखाती है? हमारे पैरा वैद्युतता की, ठीक है, तो तापीय ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा पैरा वैद्युतता के प्रभाव को दिखाती है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा किसके प्रभाव को दर्शाएगी? हमारे पीएजो विद्युतता। ठीक है, तो पीएजो विद्युतता जो होती है उसको कौन दर्शाता है? हमारे गतिज ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, पीजो वैद्युतता। ठीक है, पता चल गया आपको? तो होता क्या है, सिंपल सा अगर कहें तो विद्युत और तापीय ऊर्जा के पैरा वैद्युतता के प्रभाव को दर्शाते हैं कौन? तापीय और वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव कौन दर्शाता है? पैरा वैद्युतता। ठीक है,
और इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। देखिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं, सिर्फ ये दो प्रभाव को ही दर्शा रही। जबकि गतिज ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा, इन दोनों के प्रभाव को कौन दर्शाता है? पीजो वैद्युतता। इसमें तापीय ऊर्जा नहीं होती। देखिए इसमें ये दोनों ऊर्जा तो है लेकिन तापीय ऊर्जा नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें तापीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो इतनी बात को हम लिख भी लेते हैं ताकि याद रहे। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, विद्युत और तापीय ऊर्जा, विद्युत व तापीय ऊर्जा पैरावैद्युतता को दर्शाती है। वैद्युत और तापीय ऊर्जा किसको दर्शाती है? पैरावैद्युतता के प्रभाव को, पैरावैद्युतता के प्रभाव को दर्शाती, भाव को दर्शाती। ठीक है, वैद्युत और तापीय ऊर्जा किसके प्रभाव को दर्शाती है? पैरावैद्युतता के प्रभाव को। अब इसमें क्या नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या रही इसके अंदर कि जो पीएजो है, पीएजो विद्युतता है, उसमें क्या क्या होता है? इसमें गतिज और कौन सी ऊर्जा रही? गतिज और वैद्युत ऊर्जा। तो लिख दीजिए गतिज व वैद्युत ऊर्जा किसके प्रभाव को दिखाती है? हमारे पीजो प्रभाव को दिखाती है। पीजो प्रभाव को, पीजो वैद्युतता प्रभाव को दिखाती है, दर्शाती है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें तापीय ऊर्जा नहीं, इसमें तापीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं। तो समझ में आ गया आपको? तो अगर हमें पैरावैद्युतता और पीजो वैद्युतता के मध्य अगर अंतर समझाना है तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उस त्रिभुज की सहायता से ही इन दोनों के मध्य अंतर को समझाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया। तो ये हो गया हमारे पैरावैद्युतता के बारे में। अब पैरावैद्युतता का छोटा सा इतिहास पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर है। तो पैरावैद्युतता का इतिहास, पैरावैद्युतता का इतिहास, पैरावैद्युतता का इतिहास। ठीक है, तो पैरावैद्युतता के इतिहास की बात कर रहे हैं तो 13 से 14 बीसी के अंदर इस प्रभाव की खोज की थी थियोफ्रेट्स ने। किसने खोज की थी? 1314 बीसी में इस प्रभाव की खोज थियोफ्रेट्स ने की। अब उन्होंने कैसे की? तो उन्होंने बताया कि लिग्रीन, ठीक है, लिग्रीन या टूरमलाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिग्रीन या टूरमलाइन, जो पत्थर होते हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये लकड़ी के जो बुरादे होते हैं उसको आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि पैरावैद्युतता का प्रभाव भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो थियोफ्रेट्स ने की, उन्होंने बताया कि, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि लिग्रीन और टूरमलाइन, लिग्रीन टूरमलाइन पत्थर, ठीक है, को गर्म करने पर ये लकड़ी के बुरादे को आकर्षित करते। टूरमलाइन पत्थर को गर्म करने पर लकड़ी के बुरादे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे ही हम टूरमलाइन या लिग्रीन जो पत्थर होता है उसको अगर गर्म करें तो लकड़ी के बुरादे को आकर्षित करने लग जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने पैरावैद्युतता को समझाया। सेकंड बात,
इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया 1707 के अंदर, 1707 ईस्वी, ठीक है। तो 1707 ईस्वी में जॉन स्मिथ नाम का वैज्ञानिक आया, उसने टूरमलाइन पत्थर पर वापस प्रयोग किया। उन्होंने ये देखा कि टूरमलाइन पत्थर जो होता है वो गर्म राख को तो आकर्षित करता है, लेकिन ठंडी राख को आकर्षित नहीं करता, ठीक है। तो 1707 ईस्वी में कौन सा वैज्ञानिक था? जॉन स्मिथ ने टूरमलाइन पत्थर पर प्रयोग किया। वह बताया कि ये पत्थर गर्म राख को आकर्षित करता है, वह ठंडी राख को नहीं, ठंडी राख को नहीं, यानी गर्म राख को तो आकर्षित करेगा और ठंडी राख को आकर्षित नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और 1747 की बात करते हैं, ठीक है। तो 1747 के अंदर लीनियस ने क्या कहा था कि जो भी घटनाएं होती हैं, परावैद्युतता से संबंधित जो भी घटनाएं बताई गई है वो सारी वैद्युतीय घटना है। वो कैसी घटना है? वैद्युतीय घटना। और उस पत्थर को उन्होंने क्या नाम दिया? एक वैद्युतीय पत्थर, यानी इलेक्ट्रिक स्टोन नाम दिया, ठीक है। 1747 में लीनियस ने इसे वैद्युतीय घटना बताया। वह इस पत्थर को क्या नाम दिया? वह इस पत्थर को वैद्युतीय पत्थर कहा, पत्थर को वैद्युतीय पत्थर, ठीक है। वैद्युतीय पत्थर कह लीजिए या फिर दी इलेक्ट्रिक स्टोन कह लीजिए, तो दी इलेक्ट्रिक स्टोन कहा, ठीक है। अब लास्ट बात, जो परावैद्युतता नाम है वो नाम दिया था डेविड ब्रेविस्टर ने, ठीक है। तो 1824 में परावैद्युतता नाम किसने दिया था? डेविड नाम किसने दिया था? डेविड ब्रेविस्टर, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया 1824 के अंदर परावैद्युतता का नाम डेविड ब्रेविस्टर ने दिया, ठीक है। सिंपल सा हो गया। तो इस तरह से इसका ये थोड़ा सा इतिहास हो गया। अब एक लाइन और लिख लेते हैं याद रखने के लिए कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एक छोटी सी लाइन है, परावैद्युत पदार्थों का उपयोग, परावैद्युत पदार्थों का उपयोग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है? सिंपली शॉर्ट में लिख दीजिएगा। एक तो किया जाता है हीट सेंसर में, ठीक है। दूसरा किया जाता है परमाणु संलयन में, और थर्ड जो किया जाता है हमारे, वो किया जाता है बिजली उत्पादन में, ठीक है। तो ये इसके उपयोग भी हो गए। तो इस तरह से हमारा परावैद्युतता का जो टॉपिक था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से जुड़े हुए 7 सालों तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको हम लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया तो वो सवाल सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, ठीक है। और उन सवालों को लिखने के बाद में जो 2021 के अंदर सवाल आने के चांसेस है उनको भी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। ये सवाल बोर्ड के सवाल और आने वाले सवालों को याद करके आप इस चैप्टर को अच्छी तरह क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोग को अब जितने भी पिछले साल के एग्जाम में सवाल आ चुके इस चैप्टर के वो सारे लिखवा देता हूं ताकि आप लोग कर सकें, ठीक है। पहले मैं 2020 का सवाल लिखा रहा हूं। 2020 के अंदर जो अभी गया है उसके अंदर कौन कौन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है, तो पहला सवाल जो इसके अंदर आया है वो आया था काय केंद्रीय घनीय संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता की प्रतिशतता लिखिए, लिखिए। आप लोग स्वयं करें इस सवालों को ताकि आप लोग को याद रहे। सिंपल है, इन सवालों को करवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड इसके अंदर सवाल आया था, सेकंड का ए, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में दो अंतर बताए। दो अंतर लिखे। ठीक है, इसका बी जो है, अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। ठीक है, तो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं 2019 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन थे। अगर आप में से कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बाद में। 2019 के अंदर पहला जो सवाल आया था वो आया था नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए। यानी नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण हमें देना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो सवाल आया था वो आया था शॉर्टकी व फ्रैंकल दोष में दो अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, और इसी का बी आया था सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, तो 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंपल सवाल है जो आराम से आप कर सकते हो। 2018 की बात करते हैं कि 2018 के अंदर कौन कौन से इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर पहला जो क्वेश्चन आया था वो था कि जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। कि अर्धचालक किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आया था हमारे, सेकंड के अंदर भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाएंगे। ठीक है, पहला सवाल ये आया था। सेकंड सवाल जो इसके अंदर था वो सवाल था कि कॉपर ठोस व द्रव, ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है, परंतु कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलीन में ही विद्युत का चालन करती है।
केवल जलीय विलयन में ही विद्युत का चालन दर्शाती है। चालन दर्शाती है। कारण लिखिए, कारण दीजिए। ठीक, तो ये सवाल हो गए। ठीक है, तो ये कुछ 2 सवाल थे इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2017 की। 2017 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो हम बात करते हैं 2017 के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो था कि त्रिनताक्ष क्रिस्टल की अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण का मान लिखिए। कोण का मान लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, ठोस के समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। सेकंड जो सवाल है इसी का वो आया था कि ठोस की विद्युत चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ठोस ख की विद्युत चालकता 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है तो ठोस A व ठोस B ठोस ख को पहचानिए व इसका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2017 के सवाल। आप लोग को ये सवाल करने भी कॉपी के अंदर करोगे, इन्हें सॉल्व करोगे तो आप लोग के लिए आसानी रहेगी और आगे जाके आप लोग आसानी से ऐसे सवाल कर पाओगे। ठीक है, 2016 की बात करते हैं। 2016 के अंदर ऐसे कौन कौन से सवाल आए थे, तो हम कहते हैं 2016 के अंदर 2016 के अंदर सवालों की बात करें तो पहला सवाल आया था निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है। सेकंड, आग घनीय एकक कोशिका में एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित रहता है। ठीक है, थर्ड जो है वो है इसी के अंदर सवाल AGBR में फ्रैंकल दोष
फ्रेंकल दोष किस आयन के विस्थापन से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 2016 के अंदर ये 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2015 की बात करते हैं। 2015 के अंदर पहला जो सवाल आया था वो सवाल था षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों का मान लिखिए। सेकेंड, सिलिकॉन में बोरॉन अपमिश्रित करने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, समझाइए। ठीक है, तो 2015 के अंदर ये सवाल आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं 2014 की। 2014 के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे? पहला आया था सरल घनीय धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, पहला ये सवाल आया था। दूसरा सवाल क्या आया था? आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रेंकल दोष व शॉर्टकी दोष में तुलना कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो 2014 के अंदर अब लास्ट है सिर्फ 2013 के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे। यहाँ तक भी आप लोग याद रख लोगे तो अच्छा आपके लिए। 2013 इसके अंदर पहला सवाल था निम्न में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस है? ग्रेफाइट, आयोडीन क्रिस्टल और HCl। तो इनमें से हमें ध्रुवीय आणविक ठोस को छांटना है। सेकंड सवाल आया था विद्युत चालन के आधार पर अचालक व अर्धचालक को समझाएं। तो इस तरह से हमारे 2013 से लेकर 2020 तक के हमने जो भी बोर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर के सवाल है वो सारे लिख लिए। सिंपल सवाल है, आप लोगों ने चैप्टर अगर अच्छी तरह से समझा है तो आप लोग को ये सवाल करना बहुत आसान लगेगा। अगर इसमें से कोई सवाल आपको कंफ्यूज करता हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आप लोग को इसका जवाब दे सकूं। ठीक है, अब इसके अलावा जो 2021 के अंदर सवाल आने के चांसेस रहते हैं कि कौन कौन से सवाल ऐसे जो इनके अलावा आने की चांस रहेंगी, तब वो सवाल अधिक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करा पाऊंगा। अगर जिसको इन सवालों की जरूरत हो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उनको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज करके।
ठीक है, तो मैं उसका जवाब आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।